बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस। नाज़रीन, आपके सामने टॉप स्टोरीज रख रहा हूं जिसमें पीटीआई से इस्तीफों की बर्बाद वजूहात क्या हैं। केपीके में लग रहा है गवर्नर राज और हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाने की सोच रही है, जबकि पीटीआई के अफराद कहते हैं कि बानी चेयरमैन शिफ्ट हो रहे हैं बनी गाला, जबकि हुकूमत करेगी मुद्दत पूरी, ये कहना है हुकूमती अफराद का। लेकिन इसके साथ साथ हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के ऊपर। अगर मोदी पाकिस्तान आ सकता है तो फिर क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आने से कैसे रोक सकता है। इसके साथ साथ नाज़रीन, मौशत पर भी आज ही बात करेंगे। 5 रुपये बिजली मज़ीद सस्ती होने जा रही है और अब तो लाहौर से त्यारे उड़ेंगे, सीधा जाएंगे बरतानिया। ये क्या बातें हैं, मेहमानों से पूछेंगे। ये सारी तिश्नगी जो है ये आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। इंतहाई काबिल एहतराम अमीर मकाम साहब, कैसे हैं आप? भट्ट साहब, मैं खैरियत से हूँ और मेरा सूबा खैरियत से नहीं है और मेरे अवाम बहरहाल शुक्रिया। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, सूबा खैरियत से नहीं है, मैं एग्री हूँ इस बात से। और मेरा अभी सोर्स जो है वो मुझे ये बता रहा है कि पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया है, अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और उस इजलास में ये फैसला हुआ है कि दोबारा डी चौक की तरफ जाना है एक बार फिर। दूसरी तरफ आप गवर्नर राज के बारे में सोच रहे हैं, तो इन हालात में तो केपी के अवाम जो है वो पिस रहे, बल्कि सारा मुल्क जो है वो परेशान है। आप एक बड़े सियासतदान हैं, किस नज़र से देख रहे हैं, क्या हाल है इसका? भट्ट साहब, उन लोगों का तो ये कोई नई बात नहीं है, शुरू से ये सोच और फिक्र रहा है और लोगों को 2013-14 भी याद है वो स्टार्ट से कि जब अवाम ने उनको वोट दिया, केपी में हुकूमत बनाई, या भी काफी सीटें लिए, तो उस दिन से कोई 128 दिन का धरना भी अवाम के हाफिजे मजबूत है, उनको याद है। और वक्त दर वक्त जो भी पीटीआई का असर चेहरा है अवाम ने देख लिया है, आखिर में 9 मई से लेकर और अभी ये 24 अक्टूबर को देख ले, हर वक्त अपने आप को उसी तरह साबित किया है। ये बात समझने से बालातर है कि हम इस्लामाबाद जा रहे, डी चौक जा रहे, किस मकसद के लिए जा रहे हैं, मतलब है वही बात तो बताओ। ये कोई बात है, ये कोई अहमकों वाली बात नहीं है। अमीर भाई, गवर्नर केपी के कहते हैं कि मेरे पास फाइल आई तो गवर्नर राज लगेगा। आप एक सियासतदान हैं और सूबे को समझते हैं, क्या गवर्नर राज पर सोचा जा रहा है या अब फैसले का वक्त आ गया है? नहीं, मतलब है गवर्नर राज कोई गैर आईनी चीज नहीं है, आइन की दफात में मौजूद है। और जब हालात इस तरह हो जाए कि सूबा जो उनकी ड्यूटी है, फ़राइज़ है, उसको अंजाम नहीं कर पा रहा है और वो आप देख ले, ऐसे तो बड़े शवाहिद और सबूत नहीं है आजकल जो हालात है केपीके में गवर्नेंस की और स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर की। बहुत शुक्रिया मकाम साहब, आपने हमें वक्त दिया। अमीर मकाम साहब फरमा रहे हैं कि गवर्नर राज अगर लगता है तो ये आइन और कानून के मुताबिक है, लेकिन गवर्नर राज लगना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। अगर गवर्नर राज लग गया तो फिर आने वाले दिनों में सियासी शतरंज की जो बसात बुझी है वो और तेज़ हो जाएगी। कायरा साहब, आप पुराने पॉलिटिशियन हैं और चीज़ों को बहुत बारीक बीनी से देखते हैं। गवर्नर राज लग रहा है केपीके में और अमीन गंडापुर साहब ने फिर चढ़ाई की बात कर दी है, डी चौक पर जाने का इशारा दे दिया है, प्लानिंग शुरू कर दी है, जबकि हुकूमत गवर्नर राज की बात कर रही है। किस नज़र से देखते हैं हजूर आप? गुजारिश ये है जी, अली अमीन साहब ने पहले पाकिस्तान को बहुत डिस्टर्ब कर लिया है। अब मेरे ख्याल है ऐसी किसी मजीद मुहिम जोई की इनको इजाज़त नहीं मिलनी, ना वो हिम्मत करेंगे, ना गवर्नमेंट इसको अलाउ करेगी। पहले भी उन्होंने अपने कारकुनों के साथ बहुत ज्यादती की कि बार बार उनको इस्लामाबाद पे चढ़ाई के लिए लेके आए और उनको जज्बाती करके, उनकी गैरत के सवाल दे के, उनको कौमी अहमियत के ऊपर बातें करा के, मजहबी नारे लगा के, लोगों को एजिटेट करा के इधर लेके आए और खुद भाग गए। और ये उनकी आदत बन गई है। और वो चाहते क्या है कि इमरान खान को रिहा कराना है
तो अदालती प्रोसेस के बगैर तो इमरान खान रिहा नहीं हो सकते। और अगर वो इसके बगैर रिहा कराना चाहते हैं तो यही एनआरओ है, तो वो एनआरओ मांग रहे हैं, ये भी गुजारिश नहीं है। अब तीसरी गुजारिश है, वो कहते हैं जी कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया है, वापस करो। वो कैसे होगा? जाओ जाके अदालत से अपने केस लड़के, अभी तक आप खुद ही लेके बैठे हुए ना सब कुछ को। अगर आप जाके ट्रिब्यूनल में अपने केस लड़ते, फर्ज करें ट्रिब्यूनल इनकी बात ना सुनते, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इनके पास अपीलें मौजूद थी, अभी तक वहां पहुंचे होते। वो रास्ता इख्तियार नहीं किया। और तीसरा वो कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को वापस करो। कैसे मुमकिन है कि एक ऐसी तरमीम जिसको 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदों ने पास किया है, उसको वापस किया जाए? तो उनके मुतालबे ना पूरे होने वाले हैं। और अब अगर वो इस अमल की तरफ जाते हैं तो ये बदकिस्मती होगी, क्योंकि अब रियासत बर्दाश्त नहीं करेगी। अब बहुत हो गई। जहाँ रहा ये सवाल कि कोई गवर्नर राज लगेगा, मैं समझता हूँ गवर्नर राज का कोई अच्छा ऑप्शन नहीं। वैसे तो ये कानूनी रास्ता है, आइन और कानून इस बात की इजाजत देता है कि अगर कोई खास हालात ऐसे खराब हो जाए तो एक खास वक्त के लिए ये जो आर्टिकल्स हैं इनको इन्वोक किया जाता है। लेकिन इस वक्त ऐसी कोई फैसला जो है वो पीटीआई को फायदा देगा, उनका नुकसान नहीं करेगा। तो हमें चाहिए कि हम, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की कोशिश की जाएगी या उनके ऊपर कोई इस तरह। काबिल एहतराम कायरा साहब, आप इस वक्त गवर्नमेंट के साथ हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। इस हालात में अगर आप देखें कि पीटीआई पर पाबंदी लगती है या गवर्नर राज लगती है, तो पीपल्स पार्टी क्या इस वक्त हुकूमत का भरपूर साथ देगी? देखिए, मुझे नहीं पता जी पीपल्स पार्टी क्या फैसला करेगी। वो तो पीपल्स पार्टी हालात के मुताबिक फैसला करेगी जब कोई ऐसा मरहला आया। अभी तो ये बड़ी दस बातें हैं। अभी तो कुछ लोगों की राय ये है कि ये जमात इस तरह के फैसले कर रही है कि इनके ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सियासी जमातों के अंदर डायलॉग होते रहते हैं इस तरह के। गवर्नर राज एक ऑप्शन है, अगर अली अमीन काबू नहीं आते, अपने रवैये बदलते नहीं है, तो हम गवर्नर राज लगा देंगे। तो ये बातें होती रहती है। अमलन हम कह रहे हैं कि इन बातों का फायदा नहीं, उल्टा नुकसान होगा। कायरा साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो खामोश तमाशाई रहे और अवाम पिसती रहेगी? क्या ऐसे ही हालात चलते रहेंगे? मैंने अर्ज किया इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब ये तो बात हो गई ना। अगली बात गवर्नर राज की है। अभी इसकी कोई ना तजवीज है ना कोई ऐसा है। हम क्यों इस पे इतना इसरार करके इस पे बहस कर रहे हैं? अगर कोई ऐसा मरहला आया तो फिर इस पे बहस करेंगे। अभी मफरूजों के ऊपर बातें करना कोई मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया। कमरुज़्ज़मान कायरा हमारे साथ थे। जी, हम बात करते हैं हामिद रजा साहब से। हामिद भाई, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह पाक का बड़ा करम, आप खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। हामिद भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी ने भरपूर तैयारी के साथ दोबारा इस्लामाबाद आने का फैसला कर लिया है। आपसे मशावरत की गई है, क्या यह फैसला पीटीआई पंजाब और मरकजी क़यादत को ऑन बोर्ड लेकर किया गया है? क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो जो पीपीके की पार्लियामेंट्री पार्टी का ये फैसला इंतहाई खुशाइंद है। मेरा तो खुद अपना नुक्ता नजर ये है कि इस मरतबा जो कोई फ्लॉज रह गए या जो कुछ कोताहियां रह गई उन्हें दूर करके हमें दोबारा आना चाहिए। शुहदा का खून हमें बुला रहा है। और दूसरा, पार्लियामानी पार्टी का फैसले में जनाब पहले किसी दूसरी जगह पर मुशावरत नहीं की जाती। पार्लियामानी पार्टी पहले अपना फैसला करके फिर ऊपर भिजवाती है अपनी रिकमेंडेशन। तो अभी चूंकि पीपीके की पार्लियामानी पार्टी ने अपना फैसला करके तो वो अनाउंस कर दिया है, वो इंशाल्लाह पॉलिटिकल कमेटी को भी भिजवा दिया जाएगा या भेजा जा चुका होगा। आज शायद किसी टाइम पे पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होगी और उसके अंदर फिर इंशाल्लाह इसे टेक ऑन किया जाएगा। हामिद भाई, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप दोबारा आने की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या आप इस बात से एग्री हैं? तो सर, मेरा तो आप गुज़श्ता रोज के प्रोग्राम मेरे आज आपके ट्वीट देख लें। मैंने तो कहा है कि हमें दोबारा आना चाहिए और इस मरतबा सारे पार्लियामेंटेरियन और लीडरशिप को आगे होना चाहिए पैदल, और हमसे को 5 किलोमीटर पीछे आवाम हो, ताकि ये गिला भी दूर हो जाए कि लीडर नजर नहीं आए। आप क्या समझते हैं कि ये क़यादत का जो काफिला है, ये अमीन गंडापुर या पीटीआई की मौजूदा क़यादत या फिर अब बुशरा बीबी लीड करेंगी? किस तरह मामला बेहतर हो सकते हैं?
सर देखें, बुशरा बीबी घरेलू खातून है, अभी तक खान साहब की तरफ से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन तो नहीं आई कि वो लीड करेंगी, लेकिन अगर वो लीड करती भी हैं तो खान साहब की अहलियां हैं, उन्होंने पहले भी लीड किया है। इसके ऊपर पार्टी में किसी को किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। जहां तक लीड करने वाली बात है सर, जब आपकी मरकजी सूबाई लीडरशिप, आपके MNAs MPs सब आगे लगे हुए होंगे तो फिर वही सारे लीडर्स हैं सर, वहां पे सिंगल लीड की जरूरत नहीं है किसी को भी। हामिद भाई, फिर इस्तीफे क्यों आ रहे हैं? राजा साहब का इस्तीफा भी आया था, वापस हो गया है, ये क्या फिर नाराजगी किस बात पे है? आपने खसूसी शौकत की, मेरा नाम नहीं लिया सर, मेरा इस्तीफा भी आया, नाराजगी नहीं है सर। एक ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर राजा साहब ने और मैंने रिजाइन किया था। 24 तारीख वाले दिन फैसलाबाद से मेरा जुलूस आपके सामने है, तमाम मीडिया पर रिपोर्ट हुआ, बड़ा जुलूस था आपका, ये बात हम मानते हैं। और फैसलाबाद से सर जो हम MNA चले 25 घंटे का सफर करके, MPs उनके तमाम कॉन्वॉयज, एविडेंसेस, वो तमाम के तमाम हमारे पास हैं। जब वर्कर्स ने क्रिटिसिज्म किया तो वो क्रिटिसिज्म मेरे ऊपर नहीं था, लेकिन मैंने एक मॉरल ऑब्लिगेशन समझते हुए वन स्टेप अहेड जाके ये कहा कि अगर कारकुनान सबका ऑडिट चाहते हैं तो सबसे पहले लीडरशिप को अपने आप को ऑडिट के लिए पेश करना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस जितनी भी अच्छी रही हो या सेटिस्फैक्टरी हो या जो भी हो। तो मैंने उन मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर रिजाइन किया, क्योंकि उस ऑडिट को करना है पॉलिटिकल कमेटी ने और कोर कमेटी ने, और अगर वो मेरा ऑडिट भी होता और मैं उसका मेंबर भी होता तो फिर वो एक काबिल तारीफ बात ना होती। सो आई रिजाइंड ऑन मॉरल ग्राउंड्स। मैंने किसी किस्म की कोई इख्तलाफात की वजह से रिजाइन नहीं किया। सलमान अकरम राजा साहब ने भी जो रिजाइन किया था वो उन्होंने इसी ग्राउंड के ऊपर किया था कि वर्कर्स उनके ऊपर तनकीद। हामिद भाई, कथाकलामी की माजरत चाहता हूं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आप पीटीआई की जो क़यादत है, खासतौर पर आप शेर अफजल मुरवत की बात कर लें तो वो तो कहते हैं कि पीटीआई के ये दो जो इस तरह एहतजाज हैं, प्रोटेस्ट हैं, चढ़ाई है इस्लामाबाद की तरफ, इससे तो गवर्नर राज लगाने में हुकूमत को आसानी हो गई है और गवर्नर राज हुकूमत लगा रही है। आप इतने बड़े सियासतदान हैं, बातों को समझते हैं, आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह चढ़ाई करके आप फतह हासिल कर सकते हैं? सर मुझे एक समझ इस चीज की नहीं आती कि ये चढ़ाई क्या होता है सर। मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, वो लोग जो आए थे वो पाकिस्तान के शहरी थे, वो डी चौक जा रहे थे। अगर तो आपके आइन में, दस्तूर में, कानून में किसी जगह पर लिखा हुआ है कि डी चौक पर कोई पाकिस्तानी नहीं आ सकता, लेकिन हुकूमत का एक ही सवाल है कि 1-1 करोड़ रुपया अली अमीन गंडापुर ने बांटना शुरू कर दिया। भाई कहाँ जनाजे पड़ेंगे, कहाँ लाशें पड़ी हैं, साबित कौन करेगा? KPK CM ने 1 करोड़ रुपए के अनाउंसमेंट तो की है ना। बात वो नहीं है, बात ये है कि हुकूमत का ये मुतालबा है कि आप लाशें प्रूफ करनी पड़ेंगी। वो कैसे प्रूफ होंगी भाई? सर आपको कल गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरे मीडिया के अंदर शेख वकास अकरम ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाशों के नाम, अफराद के नाम, उनके जनाजे, उनके घर के पते, उनकी वीडियो सब कुछ तो रिलीज कर दी है। अब इस हुकूमत को और क्या चाहिए? तो मैं सर आपको अर्ज करूं, डखाई, बेशर्मी और झूठ का अगर कोई इंटरनेशनल कंपटीशन हो तो इनको तो कोई कम्पीट भी नहीं कर पाएगा। और ये जिनके घरों में जनाजे हो रहे हैं, वो जो माँ कब्रिस्तान में अपने बेटे की कब्र के साथ लग के रो रही है, वो भी झूठ बोल रही है सर। ये आई मीन दिस इज शेम बेसिकली। दुरुस्त कह रहे हैं हामिद भाई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पीटीआई ने बड़े जोशो खरोश से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, एक पार्टी का मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकज़ई, ये सब शामिल हुए, वो पार्टी ख़त्म हो गई है और क्या उन लोगों को अब इत्मीनान में नहीं लिया जा रहा? क्यों ऐसा हो रहा है कि अभी भी अचकज़ई या मौलाना फजलुर रहमान को लेकर ये क्यों नहीं हो रहा? सर देखिए, मैं सुनूं, मौलाना फजलुर रहमान साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बने थे, लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब, अख्तर मेंगल साहब, MWM, सुन्नी ज़ात कौंसिल और PTI उसका हिस्सा थे। तो अभी इस एहतजाज के अंदर MWM भी शामिल थी, SIC भी शामिल थी, PTI भी शामिल थी। महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो, उनकी स्टेटमेंट कल आपके सामने आ गई, बड़ी कैटेगराइज करके आई, बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर आई, और अगली मूवमेंट के अंदर इंशाल्लाह वो शामिल होंगे और हम एक बड़े इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं। वो तमाम लोग इंशाल्लाह इसके अंदर शामिल होंगे। हामिद भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्या आप समझते हैं कि गवर्नर राज लगेगा? एग्री हैं आप?
सर लगा लें, गवर्नर राज लगा के इन्होंने क्या हासिल कर लेना है वहां पे। गवर्नर राज नहीं लगने लगा सर, मार्क माय वर्ड्स, नहीं लगने लगा गवर्नर राज सर। एज सिंपल एज दैट सर। बहुत शुक्रिया, इंतहाई काबिल एहतराम हामिद साहब, आपने हमें वक्त दिया। हामिद रजा साहब कह रहे हैं हम फिर आ रहे हैं, फिर चढ़ाई करेंगे, डी चौक पर बैठेंगे और जब तक खान रिहा नहीं होता हम बार बार आएंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब मैं आपको लेके चलता हूं चैंपियन ट्रॉफी इशू के ऊपर। चैंपियन ट्रॉफी पाक भारत होने जा रही है, नहीं होने जा रही, क्या हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। भारती विवेक जो बहुत बड़े इंडियन जर्नलिस्ट हैं और ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा ग्रिप रखते हैं। विवेक भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल सब कुछ ठीक है। ये बताएं कि भारत के अंदर से अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान जाने से कौन रोक रहा है। सरकार जो है वो बोर्ड पर डाल रही है और बोर्ड जो है वो मोदी सरकार पर डाल रहा है। आप भी बता दें लोगों को परेशानी में क्यों डाला जा रहा है विवेक भाई? कोई परेशानी नहीं है। देखिए बात सीधी ये हो रही है कि जो डिसीजन है, फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट का ही होता है। जो टीम जो भी खिलाड़ी हैं, कहीं उसको देश से जिनको कहीं भी बाहर भेजना है, वो आपको भारतीय सरकार ही क्लियरेंस देगी, कोई और बीसीसीआई क्लियरेंस नहीं दे सकता। बीसीसीआई का काम है क्रिकेट रन करना, और अगर इंडिया ने जो बोला है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अगर वो पाकिस्तान भारतीय टीम को नहीं भेजना चाहती क्रिकेट टीम को, तो सिक्योरिटी का जो जिम्मा है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो भारतीय सरकार की है। तो भारतीय सरकार जो है उसके पर ही फाइनल डिसीजन था, है और रहेगा। और मैंने कितने भी खिलाड़ियों से पूछा है, खासकर भारत के, कि इंडिया को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो हर खिलाड़ी ने भी जो भारत के लिए खेल चुका है उसने यही बोला है, ये काम देश का है, देश की सरकार का है निर्णय लेने का, और वही निर्णय लेगी। आप क्या समझते हैं कि वजीर आजम मोदी खुद तो तशरीफ ला सकते हैं, उस वक्त सिक्योरिटी नहीं थी, अब वही नवाज शरीफ, अब उनके भाई शहबाज शरीफ? नहीं, देखिए बात यही है कि मोदी जी नवाज शरीफ जी के लिए उस पर गए थे, बट उसके बाद से कुछ जो एक्सपीरियंसेस रहे थे वो क्रॉस बॉर्डर के, वो भारत के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से उतने अच्छे नहीं थे। देखिए भारत तो ओपन है हाइब्रिड मॉडल के लिए। भारत तो कह रहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल में खेलने के लिए तैयार हैं। हमारे मैचेस जो पाकिस्तान के मैचेस हैं, हमारे जितने भी मैचेस हैं वो पाकिस्तान में ना रखे जाएं, आप उसको यूएई में रख दें या श्रीलंका में रख दें, कोई भी आसपास के जो देश हैं वहाँ रख दें, और फिर उसके बाद भारत वहाँ पर मैचेस खेलने को तैयार है। और फिर वही है कि अगर भारत सेमीफाइनल पहुँचता है और फाइनल पहुँचता है तो भारत चाहेगा कि वो अपने मैचेस जहाँ नॉन पाकिस्तान वेन्यूज हो वहीं हो। विवेक भाई मामला मुझे को इतना आसान नहीं लग रहा। अगर भारत के पास ये ताकत होती बाहर निकलवाने की, माली मसाइल ना होते तो अब तक निकलवा चुका होता। फिर आर यू विद मी, एग्री है आप? यस यस, देखिए यहाँ पर मैं एक ही बात बोलूंगा कि देखिए अब तक चैंपियंस ट्रॉफी की शेड्यूल आ चुका होना चाहिए था, बट ये अब तक नहीं हुआ है। उसका कारण यही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी तक बातें चल रही है, दोनों कंसेंसस पे नहीं पहुंचे। अभी यही है कि दोनों तरफ से आप एक ही चीज देख रहे हैं कि भारत भी अपने स्टैंड पर खड़ा है कि वो पाकिस्तान नहीं भेजेगा अपनी क्रिकेट टीम को, और उसी तरह से पीसीबी भी जो है उसने भी मोहलत लिया है। जहां तक कि मैंने जो खबर सुनी थी, पीसीबी ने कहा था कि हम पाकिस्तान के जो थे, उन्होंने पीसीबी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि मुझे अपने सरकार से बातचीत करनी पड़ेगी, तभी जाके मैं भी खुद कोई सॉल्यूशन आप लोग को दे सकता हूं। तो आप लोग को भी पता है कि दोनों की सरकारें ही डिसाइड कर रही हैं। तो उसी तरह से बीसीसीआई ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि हमें सरकार ने मना किया है अपनी टीम को भारत पाकिस्तान भेजने के लिए, तो हमें एक न्यूट्रल वेन्यू चाहिए। हमें एक ऐसा वेन्यू चाहिए। जेशान ने 1 दिसंबर को लेना था आईसीसी की सरबराही का, अब वो मेरा ख्याल है 5 दिसंबर पे चला गया है। वो क्यों नहीं चार्ज लेते, आके मसले को खुद सॉल्व कर लें। ये दोनों मुल्क बैठकर, और ऊपर से जेशा साहब सरबराही करेंगे। हमने इंटरनेशनल क्रिकेट को सबको परेशान किया हुआ है, मामला तो हम दोनों का है।
क्यों नहीं ले रहे सरबराही? बिल्कुल ये जरूर कह रहे हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल तब तक आ जाना चाहिए था। जो भी आईसीसी टूर्नामेंट, जो इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है, उसके शेड्यूल में कभी डिले होनी नहीं चाहिए। हर चीज वो हर रिस्पेक्ट से अच्छा होता है। जो होस्ट नेशन है उसकी तैयारी बहुत जरूरी होती है, जो जर्नलिस्ट आ रहे होते हैं उनको भी अपना आना प्लान करना होता है, टीमों का शेड्यूल, उनका रहना, उनका स्टे, ऑर्गेनाइजिंग जो होती है, अगर आप टाइम पे शेड्यूल निकाल देते तो हर चीजें जो ऑर्गेनाइज करनी होती है वो बहुत ही स्मूथली होती है। लेकिन यहाँ पर यही सवाल उठ जाता है कि क्या भारतीय टीम मतलब कि, लेकिन यहीं पे सवाल उठ जाता है कि हाँ भाई, दोनों बोर्ड एक कंसेंसस पे नहीं उतर रहे हैं और उस वजह से ये डिले हो रहा है। और हाँ, उस वजह से बाकी टीमों को भी दिक्कतें होंगी कि भाई दोनों बोर्ड्स डिसाइड नहीं कर रहे हैं, दोनों अपने अपने स्टैंड पे खड़े हैं। तो उस तरह से तो इसीलिए मैं कह रहा था कि भारत यही कह रहा है कि हाइब्रिड मॉडल बेस्ट है, कि पाकिस्तान अपने मैचेस सारे पाकिस्तान में खेल लेगा, अपना अगर सेमीफाइनल पहुंचता है तो सेमीफाइनल भी पाकिस्तान में खेल लेगा। तो वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन जो होता है, जिसमें दोनों खुश रहेंगे। विवेक, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि क्या आप ये देख रहे हैं कि एंड पर आकर अब एक तहरीर लिखी जाएगी जिसमें फिर अगर हाइब्रिड मॉडल में आएगा, अगर भारत एक मैच पाकिस्तान में नहीं खेलता तो फिर आइंदा पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा? अब बात इस तरफ जा रही है या कोई पॉजिटिव सोच है आपकी? इंफॉर्मेशन क्या है? ऐसा है कि देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान को भी अपना अधिकार है आईसीसी में अपनी बात आगे रखने का, पीसीबी को भी अधिकार है। और लेकिन आपने एक चीज जरूर देखा है कि हैदराबाद जब पाकिस्तान टीम आई थी तो उनका भव्य स्वागत हुआ था और पाकिस्तान के खिलाड़ी ने खुद भारत आके जिस तरह उनका स्वागत हुआ था उसकी बड़ाई की थी। उससे पहले एशियन चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई में हुआ था, तो भारतीय टीम पाकिस्तान की टीम चेन्नई में खेलने गई थी, तो पाकिस्तान टीम को भी बहुत ही अच्छा वेलकम किया गया था। तो पाकिस्तान को अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं है। अहमदाबाद में भी मैच हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई वहां पे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। तो अब मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान अब फ्यूचर में क्या करेगा। पाकिस्तान ने एशिया कप होस्ट करना था, तो पाकिस्तान ने एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में होस्ट किया था, फिर उसके बाद पाकिस्तान आई थी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे विवेक जो हैं वो इंडियन टॉप जर्नलिस्ट हैं। नाज़रीन, मैं अब आपको लेके जा रहा हूं पाकिस्तान के बेस्ट 3 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में। जिस शख्स का नाम शुमार होता है उसका नाम है सनाउल्लाह, और सनाउल्लाह मेरा भी बिल्कुल छोटे भाइयों जैसा है और टॉप जर्नलिस्ट है इस वक्त। सनाउल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, कैसे हैं आप? सना भाई, ये बताएं, चैंपियन ट्रॉफी के मामले पर पीसीबी तो किश्तियां जला कर खेल रहा है, क्या हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है ये समुंदर पार कर लेगा? इंटरनेशनल क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से क्या मंजरनामा आप देख रहे हैं? भट्ट साहब, समुंदर पार करेगा या नहीं करेगा, मगर आज के दिन जब हम दोनों बात कर रहे हैं, झुकेगा नहीं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना स्टांस बना रखा है, जो कि बहुत ठीक है। शायद ये स्टांस हमें 2011 में बनाए रखना चाहिए था, शायद 2016 में, शायद 2023 में, बट देर आई दुरुस्त आई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेंटली तौर पर तैयार है कि हमें, अगर आईसीसी ने अपनी मन मर्जी की कोशिश की, अपनी मन मर्जी नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल की मर्जी की कोशिश की, तो पाकिस्तान पुल आउट कर सकता है इस चैंपियंस ट्रॉफी से। और ज्यादा जोर दिया तो पाकिस्तान भारत वाला मैच नहीं खेलेगा। और रूल के मुताबिक अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेले मगर भारत वाले मैच को फॉरफिट कर दे, तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉस भी नहीं होगा, आईसीसी और बीसीसीआई को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाएगा। तो पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, इसलिए पाकिस्तान के तरले मिनते किए जा रहे हैं फ्रॉम आईसीसी एंड बीसीसीआई। मगर अब पोजीशन ऐसे पे आ चुके हैं जिसे बोलते हैं ना, बंद गली में है पाकिस्तान भी और भारत भी, या तो दीवार से टकराएंगे या यू टर्न लेंगे। अब इसमें से कौन पहला कदम पीछे हटाता है ये अब देखना है। बट मुझे ज्यादातर पर यह लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सीन ऑन जरूर रखना चाहिए और मामला हल होना चाहिए, ऊंट किसी करवट बैठना चाहिए। एटलीस्ट जो क्रिकेट फैंस हैं, खासकर वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें तो भारत और पाकिस्तान सबसे ज्यादा फैंस की तादाद इन्हीं देश की है। यही वजह है कि ये मजबूरी बने हुए हैं आईसीसी की भी। ना आईसीसी भारत के बगैर जा सकता है, ना आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बगैर चल सकता है। अब दोनों को इकट्ठे रखना भी शेर और बकरी वाला सीन बना हुआ है। तो प्रॉब्लम ये है कि अब इनको मनाया कैसे जाए। और सबसे बड़ा जो मुझे ज्यादातर पे फील हो रहा है कि आईसीसी की अपनी जो एक जिसे बोलते हैं ना अथॉरिटी, वो कहीं नजर नहीं आ रही। मतलब वो भारत को बोलता है, वो कहता है हमारी सरकार नहीं मान रही, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलता है, वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं मान रही। तो खुद आईसीसी कहां पे है? आईसीसी पूछता नहीं है, फैसला करता है। आईसीसी फैसला करे जो वो नहीं कर पा रहा।
एक आप तरफ क्या पाकिस्तान समझते हक पर है, हैं दूसरी तरफ सनाउल्लाह भारत का साहब कि पैसा है। अगर इस वक्त आप पुल आउट की जो बात कर रहे हैं तो उस लिहाज से क्या मोहसिन नकवी साहब 100% स्टैंड जो ले गए हैं उनका स्टांस दुरुस्त है? और दूसरा, माली लिहाज से क्या ज्यादा नुकसान तो नहीं है? क्या कहेंगे? बट साहब, माली लिहाज से पाकिस्तान को नुकसान होगा, मगर क्या सिर्फ पाकिस्तान को होगा? तो जवाब है नहीं, सबको होगा। आईसीसी को होगा। देखिए, एनुअली जो बांट करता है आईसीसी पैसों की $600 मिलियन है, जिसमें से $280 मिलियन भारत को जाते हैं। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, चौथे नंबर पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान को ओनली $38 मिलियन मिलता है, तो पाकिस्तान को उसमें से कट होने हैं। भारत को $280 मिलियन में से कट होने हैं, तो नुकसान ज्यादा किसको होने हैं? हाँ, पाकिस्तान की पोजीशन ये जरूर है कि भारत बाकी देशों के साथ बायलैटरल सीरीज खेलता है, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। बाकी देश वहां से पैसा कमा लेंगे, पाकिस्तान को अपने दूसरे रुख खोलने पड़ेंगे कि हम अगर आईसीसी पे बैंक नहीं कर रहे हैं तो हम अपना क्रिकेट बोर्ड को चलाएंगे कैसे। ये पाकिस्तान के पास एक क्वेश्चन मार्क जरूर होगा, मगर पाकिस्तान, जैसे आपने बोला कि किश्तियां जला के खड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान के पास इसका जवाब भी होगा कि अगर फर्ज किया हम अपने स्टांस पर खड़े हैं, आईसीसी कोई सख्त एक्शन ले लेता है ऑन बिहाफ ऑफ कोर्स बीसीसीआई, क्योंकि अब बीसीसीआई के जो सरबराह हैं वो आईसीसी के सरबराह भी बन रहे हैं, कुछ ना बात बन पाई। फर्ज किया वो पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से उठा लेते हैं, होस्टिंग राइट भी ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। अव्वल तो मैं समझता हूं कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट अगेन अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान के पास भी प्लान ए बी सी होंगे कि हमें अपने फाइनेंस कहां पे मीट करने हैं और फिर हम अपनी पोजीशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। बट ये पॉसिबल नहीं है। ना ही आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बगैर जा सकता है, ना ही भारतीय बोर्ड के बगैर जा सकता है। इसलिए यही, और दूसरी बात, ये जो मैं भी समझ रहा था और बहुत से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट समझते थे कि आईसीसी में भारत का पलड़ा बहुत भारी है, ऑफ कोर्स है, मगर इस बार पहली बार पाकिस्तान ने भी तराजू में अपना वजन रखा है, तो आईसीसी को समझ में आया कि पाकिस्तान का पलड़ा भी हल्का नहीं है, और बीसीसीआई को भी समझ में आया कि पाकिस्तान हमेशा स्टेटमेंट देता था, इस बार अपने पांव पर खड़ा हुआ है, और पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा है, और जो खड़ा रहा तो ये आईसीसी को कोई फैसला लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है जो बहुत, जिसे बोल सकते हैं ना कि लंबी छलांग भी लगाई, तो ये होगा कि ठीक है, हैब्रम मॉडल पे आप करा लें, मगर आइंदा पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा, वो भारत जिसने अगले 6 वर्षों में 4 इवेंट होस्ट करने हैं, तो फिर इन चारों इवेंट में पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा। ये वो एक, जिसे बोलते हैं ना, डरा देने वाली चीज है, जिसकी वजह से बीसीसीआई भी अपनी सरकार के साथ राब्ते में है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपनी सरकार के साथ राब्ते में है, क्योंकि ये कम से कम है जो पाकिस्तान गेन कर सकता है। मुझे लगता है ये बड़ा गेन होगा, छोटा नहीं होगा कि ठीक है हम चले जाते हैं, हम देख लें 2011 में गए, 2016 में गए, 2023 में गए, 2012-13 में हमने सीरीज खेली, विमेन क्रिकेट को हमने भेजा। अब जब इनकी बारी आई, वो नहीं आ रहे हैं, तो हमें एक चांस तो लेना चाहिए था, जो कि हम ले रहे हैं। बस ये है कि जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा है वहां पर खड़ा रहना बहुत जरूरी है। सनाउल्लाह दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरी इंफॉर्मेशन जो है, यानी 1 दिसंबर, कल इतवार के रोज, अगला दिन पीर के रोज यूएई का कौमी दिन है, तो उस पर भी छुट्टी आ जाएगी। अब 3 दिसंबर को आईसीसी के दफ्तर जो है वो ओपन होगा। 5 को शाहजी आ रहे हैं मैदान में आईसीसी के सरबराही के लिए। ये उनके आने से पहले इजलास हो तो पाकिस्तान को फायदा होता है, और क्या 3 को होगा या फिर 5 को ही होगा? किस नजर से देख रहे हैं? बट साहब, आईसीसी का इजलास कहने को आज रात को हो जाए, कल हो जाए, ये छुट्टी वाला सीन शायद इसमें पूरा नहीं उतरेगा। पूरा ये अभी जो तीनों हैं, लाइक पाकिस्तान, बीसीसीआई और आईसीसी, ये 3 बड़े खिलाड़ी हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, ये राब्ते में मुसलसल हैं। जब किसी रुख बात निकलने को आई तो दोबारा आईसीसी बोर्ड इजलास कॉल किया जा सकता है, या इवन के तीनों बैठ के भी फैसला कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब, हम आते हैं। नाज़रीन, मैं आपको लेके चलता हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अभी वापस आते हैं और अगले एपिसोड पे चलते हैं, जिस पर हम बात करेंगे मईशत की। 5 रुपये बिजली सस्ती हो रही है और फ्लाइट जा रही है बरतानिया। वो क्या कहानी है, अभी बात करते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन, मैं अब आपको लेकर चलता हूँ मईशत के ऊपर, और बिजली 5 रुपये मज़ीद सस्ती होने जा रही है। मेरे साथ इंतहाई काबिल एहतराम गेस्ट हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब। वेलकम टू शो सर, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू जी, गुड टू जॉइन यू। डॉक्टर साहब, बिजली 5 रुपये सस्ती हो रही है और मज़ीद सस्ती होने का अंदेशा भी हुकूमत कह रही है हो रही है, तो इस हालात में क्या देख रहे हैं? क्या आप हमारा सोलर सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही मुल्क से गायब करने लगे हैं? देखिए, बात यह है कि बिजली की तंजीम में नौ जो है करना,
बिजली सेक्टर को, गैस सेक्टर को, पानी, पेट्रोलियम, इन सब सेक्टर्स को ठीक करना आई थिंक रिफॉर्म एजेंडा का टॉप प्रायोरिटी है और होनी भी चाहिए। और इसकी सादा सी वजह ये है कि इसमें इतने नुकसानात हैं, इसके टैरिफ को ठीक करना है, आईपीपी से बातचीत करके उनको ठीक करना है, डिस्कोस के टीएनडी लॉसेस प्लस जो कलेक्शंस नहीं होती वो ठीक करनी है, जनरेशन को वापस लेकर जाना है इंडिजिनस, जिसका मतलब है पानी, सोलर का आपने जिक्र किया, हवा, इन चीज़ों पर वापस लाना है। ये एक इतना ज़रूरी काम हो गया है कि खित्ते में अगर आपकी बिजली सबसे महंगी होगी, कंपेटिटर्स से आपकी बिजली सबसे महंगी होगी, तो ये काम आप कैसे कर पाएंगे सब। ये बात आपकी दुरुस्त है। कुछ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में भी नेगेटिविटी होगी बिकॉज दुनिया से फ्यूल की कीमतें कम हुई हैं और प्राइसेस के कम होने का इम्पैक्ट लोगों तक जाएगा। पर असल बात तो वही है कि जो आईपीपी से आपको 2 से 4 रुपए का फ़ायदा है और कुछ अगर आप वाकई ही एफिशिएंसीज बढ़ाएं तो ये काम हो सकता है। याद रखिए कि आज भी ये सेक्टर डिस्कोस 10 के 10 सरकार के पास हैं, जनरेशन, वाटर एंड पावर की, फॉसिल फ्यूल्स की, ये भी सरकार के पास है, एलएनजी भी सरकार के पास है। हमें आहिस्ता आहिस्ता इस मैकेनिज्म को तब्दील करना है और इसको लेके जाना है टू अ प्राइवेटाइज्ड ऑपरेशंस। सरकार का काम अच्छी पॉलिसी मेकिंग हो और जो आपकी स्टेट है वो रेगुलेट करे, मार्केट बनाए। काबिल एहतराम डॉक्टर साहब, कतकलामी की माजरत चाहता हूँ, ये जो नए मुआहदे हो रहे हैं तो क्या आप आम आदमी को ये बताना पसंद करेंगे कि यूनिट हमें 25-30 रुपए तक लग रहा है कि यहाँ तक प्राइस आ जाएगी? इज इट पॉसिबल, आप समझते हैं सर? सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इस वक्त जो 29 रुपए 40 पैसे की एक करीब की कॉस्ट है, वो तो है आपकी ये जो कॉस्ट है बिजली बनाने की, जिसमें 12 रुपए आपकी कॉस्ट है फ्यूल की और बाकी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 18 रुपए के करीब है। अब आ जाइए कि बाकी कॉस्ट कहाँ से आ रही है। बाकी आपकी कुछ O&M और ये है, ये मिला के 34 रुपए इस वक्त ऑन दी एवरेज बिजली की कॉस्ट है। इस पर टैक्सेस हैं, इस पर एक सरचार्ज 3 रुपए 3.5 रुपए का है, वो मिला के इसकी कॉस्ट को कहीं 50 रुपए ऑन दी एवरेज ले जाते हैं और कोई 70 दे रहा है और कोई 50 दे रहा है। जो हायर एंड है वो सब्सिडाइज कर रहा है। देखिए, इस सब को ठीक करने की ज़रूरत है। ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है इसको तो निकालना ही पड़ेगा बिजली के निर्खों से। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जीएसटी भी लें और एडवांस इनकम टैक्स भी लें और ये बिजली पे बोझ डालें, क्योंकि हम डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं कर सकते। जो 18 रुपए 50 पैसे की आईपीपीज के मायदे हैं, इनको कोई 2 से 4 रुपए कम होंगे। जो नए मायदे आने वाले हैं, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। देखिए, 17,000 से 30,000 का तकरीबन तखमीना है कि बिजली सिस्टम में ऐड होने जा रही है। खुदारा हमें इसको सोचना पड़ेगा, डिले करना पड़ेगा। इस वक्त भी हमारी जो एवरेज खपत है मुल्क की वो 14,000 मेगावाट से ऊपर नहीं जाती, जिसका मतलब है 10,000 मेगावाट विंटर्स में और जो समर्स हैं उसमें 28-30 हज़ार के करीब चली जाती है। इस सब का अहाता करें। फिर न्यूक्लियर को कैसे ऐड करना है। न्यूक्लियर बहुत अच्छा एडिशन है, ये हमारे सिस्टम में 17% के करीब है। मैं माजरत चाहता हूँ डॉक्टर साहब, बिजली सस्ती हो रही है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ये कारखाने बंद होने की आवाज़ें क्यों मुल्क भर में आ रही हैं? ये क्या वजह है? देखिए, ये तो एक ओवरऑल पाकिस्तान की एक सिचुएशन मैक्रो इंस्टेबिलिटी की आज से 14-16 महीने पहले थी, जिसमें आईएमएफ का मायदा नहीं हुआ, रिजर्व्स गिर गए, रिपैट्रिएशन नहीं हो रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। आई थिंक आईएमएफ का मुआहदा होने के बाद ये हालात कुछ तब्दील हो गए हैं। तब्दील से मतलब ये है कि कुछ हमारे जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट है वो 22 था, वो 15 पे आ गया। कुछ बिजनेस कॉन्फिडेंस रिवाइव होना शुरू हुआ है। पर जैसे हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया, फंडामेंटल काम करने का अब वक्त आया है। आप देखिए कि आपको एक स्पेस मिली है, एक वक्त मिला है। आईएमएफ की एंगेजमेंट ने एक स्टेबिलिटी दी है मुल्क को। बैरूनी खसारा, इन्फ्लेशन, कीमतों के बढ़ने की शरह प्लस रिजर्व्स का बिल्डअप, ये एक स्टेबिलिटी है। अब आपके पास वक्त है कि नई इंडस्ट्री, नई एग्रीकल्चर की यील्ड्स, मुल्क के जो कलीदी फंडामेंटल काम है, बिजली का। डॉक्टर साहब, ज़राअत पर टैक्स लग रहा है, एफबीआर की आप देखें, ये मुल्क चलता हुआ आपको लग रहा है कि ये मुल्क तरक्की पे जा रहा है? 300 अरब रुपए का शॉर्टफॉल, मैंने तो पढ़ा था ये। आप ज्यादा मुझसे समझदार हैं, बताएं। जी, 325 अरब रुपए के करीब उस टारगेट में शॉर्टफॉल है।
पहले 5 माह की FBR कलेक्शन में जो हमने IMF को लिख कर दिया था, ये बात आपकी दुरुस्त है। अब यही बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं कि क्या फंडामेंटली हम आज भी FBR के रेवेन्यू को जो 9% ऑफ GDP है वो इस साल में बढ़ा पाएंगे कि नहीं। सो आपने बिल्कुल सही बात सामने रखी है। जब तक हम फंडामेंटल काम करने की सकत नहीं पैदा करते, IMF प्रोग्राम को डिज़ाइन उस मैक्रो फिस्कल फ्रेमवर्क को ठीक नहीं करते, तो जो हमें स्टेबिलिटी का आंसर और वक्त और स्पेस मिला है उसको हम ज़ाया नहीं होने दे सकते। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी होप की बात की, अच्छी बात की, लेकिन मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं कि मुझे बरतानिया और अमेरिका के रूट्स भी बहाल होने का इम्कान जो है वो पैदा हो गया है। यार मुझे डॉक्टर साहब आज याद आ रहे हैं, एक मेरे दोस्त हुआ करते थे वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान, उन्होंने याद है एक बयान दिया था, फिर सारे रूट्स बंद हो गए थे, फिर फ्लाइटें बंद हो गई थी और 220 अरब रुपए का अब तक नुकसान भी पाकिस्तानी अवाम भुगत चुके हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन हालात में अब जब तमाम चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही हैं, रूट्स बहाल हो रहे हैं, तो फिर अब निजकारी बेहतर अंदाज में होगी या होनी नहीं है? क्या रहनुमाई करे ज़रा इस पे हमें एक पूरा प्रोग्राम करना चाहिए। PIA इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, नॉट ओनली बिकॉज इट वॉज आवर नेशनल एयरलाइन एंड स्टिल इज, बट PIA को बहुत दफ़ा मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठ के मदद की कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो। मैं एक बड़ी ही दर्दमंद दाना दिल से ये सामने रखूं, 1612 दिन 1 जुलाई 2020 को EU का और UK का ऑपरेशन बंद हुआ था। has taken us till yesterday to get approval to go back. हम कभी भी कोई ऐसी गलतियां दोबारा अगर ना दोहराएं तो ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा। 23 UK की फ्लाइट्स थी जब ऑपरेशन बंद हुआ, 4 पेरिस की फ्लाइट्स थी जब ऑपरेशन बंद हुआ, 2 ओस्लो और कोपनहेगन और मिलान और बार्सिलोना की फ्लाइट्स थी। 37% यानी कि PIA का जो रेवेन्यू था उसका 37% इन रूट से आता था। पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट हमारे उन लोगों को मिलता था जो मिलान बैठते थे, लाहौर या इस्लामाबाद या कराची उतरते थे। अगर मैं रेवेन्यू का फिगर रख दूं उस साल का, तो आप जो हैं परेशान, तो शायद छोटा वर्ड है, यू विल बी वेरी अनकंफर्टेबल। 40 अरब रुपए के करीब का रेवेन्यू था इन सेक्टर्स पे। यानी कि डॉक्टर साहब आप फरमा रहे हैं कि 9 जुलाई 2020 को बरतानिया में भी दाखिला हमारा बंद कर दिया गया था फ्लाइट का। इन तमाम अरसे में 5-6 साल में मेरा ख्याल है 40 से 50 लाख अफराद बढ़ गए। कितना नुकसान हुआ है, कौन जिम्मेदार है डॉक्टर साहब? आज अगर आज ये ऑपरेशन बहाल होता है, और आई एम रियली होपिंग कि जनवरी में हम पहली फ्लाइट पेरिस की शुरू कर देंगे, तो कैन आई टेल यू कि अगर नेक्स्ट ईयर अगर ये फुल फ्लेज ऑपरेशन हो रहा होता, 23 फ्लाइटें और जैसे मैंने जिक्र किया 4 फ्लाइटें पेरिस की, 23 UK की, अभी वक्त लगेगा नए पैसेंजर पिकअप करते, एयरक्राफ्ट बनाते, एयरपोर्ट्स की लैंडिंग स्लॉट्स सिक्योर करते, और क्रिसमस की सेल्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो इट शुड बी समवेयर बिटवीन 60 to 80 बिलियन रुपीस अ ईयर। तो लास्ट ईयर अगर ये ऑपरेशन किया होता तो 60 से 80 अरब रुपए कमाए होते PIA ने, और जितने हमारे लोग एमिरेट्स, कतर और जहां भी चले गए हैं वो PIA। माजरत चाहता हूं, ये रकम जरा दोबारा बताइएगा, बहुत बड़ी रकम बता रहे हैं, दोबारा बोलिएगा। PIA इन रूट्स पे अगर पिछले साल ऑपरेट कर रही होती तो मिनिमम 60 अरब रुपए उसने कमाए होते। ये फिगर मैं आउट ऑफ थिन एयर नहीं ला रहा, ये वो कैलकुलेशन है। PIA का जो 37% रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है वो 40 अरब तो 2020 में था। इन्फ्लेशन ऐड कीजिए, किरायों का बढ़ना ऐड कीजिए, प्लस जो PIA का अपना रेवेन्यू बहुत बढ़ गया है, तो ये 60 से 80 अरब होना चाहिए अगर PIA का फुल फ्लेज ऑपरेशन होता। बढ़ा तो छोड़ दीजिए, 60 अरब रुपए PIA कमाती लास्ट ईयर अगर इन फ्लाइट्स पे ऑपरेट कर रही होती। कन्वीनियंस लेवल, पेरिस बैठते, लाहौर उतरते। मैं खुद पेरिस की फ्लाइट बहुत दफ़ा कर चुका हूँ, डजन्स ऑफ टाइम कर चुका हूँ। मैं पेरिस रहता था और ये फ्लाइट करता था, तो मुझे बहुत बखूबी मालूम है। फिर जब दिक्कत हुई, फिर मुझे टर्किश और एमिरेट्स पे आना पड़ता था, मेरा वक्त ज़ाया होता था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने सुना है 60 से 80 अरब रुपए की बात कर रही है
डॉक्टर साहब ने जो फरमाया है इसको मल्टीप्लाई ज़रा 5 से कर ले तो कितनी अमाउंट है, मेरा ख्याल है कैलकुलेटर भी नाकाम हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी तक दुख और अफसोस इस बात का है कि वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान आज भी अपनी लैंड क्रूज़र पर वैसे ही फिर रहे हैं, वैसे ही घूम रहे हैं। कब तक मेरे मुल्क में ये चीज़ें चलती रहेंगी? लोग आते जाएंगे, चीज़ों को नुकसान करते जाएंगे। ये इंसाफ का अमल कब शुरू होगा? लेकिन इंशाल्लाह ताला लगता है कि नए साल पर ये इंसाफ का अमल शायद ज़रूर शुरू हो जाए। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मैं और अकबर बाजवा आपकी खिदमत में पूरे पाकिस्तानी 7 बजे दोबारा हाज़िर होंगे।